आज है हमारा फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा प्रकाश। प्रकाश के गुण के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। जो प्रकाश का गुण होता है उसमें है कि प्रकाश जो होता है वह ऊर्जा रूप है या विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह कार्य करता है और यह सीधी रेखा में गमन करता है। और इसकी सीधी रेखा मतलब किसी भी किरण को देखने के लिए हम यहाँ पे सुछिद्रित कैमरे का उपयोग कर सकते हैं या किसी जो डब्बे होता है उसमें एक छेद कर कर हम रखेंगे तो देखेंगे कि प्रकाश का किरण सीधी गमन कर रहा है। और यह सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को इससे हम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को हम आसानी से देखकर हम बता सकते हैं कि सूर्य जो किरण होता है वह सीधा गमन करते रहता है। आगे दृश्य प्रकाश जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसमें जो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है वह पराबैंगनी किरण का होता है और 8000 एंगस्ट्रॉम अवरक्त किरण का। और बाकी जो बीच वाला होता है वह बैगनी, हरा, नीला जो भी 7 रंग होता है उसका होता है। आगे है प्रकाश का जो कणीय मॉडल था न्यूटन ने दिया, प्रकाश का तरंगीय मॉडल हाइगेंस ने दिया, लेकिन जो प्लांक थे उन्होंने कण का तरंग मॉडल दिया था उन्होंने। और उसके बाद जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है इन सभी को हटाकर बताया कि ना ही प्रकाश कण है और ना ही तरंग है। और इसी से प्रकाश का विवर्तन का नियम भी बताया गया है। प्रकाश के विवर्तन के नियम के अनुसार जब कोई छोटा वस्तु प्रकाश के रास्ते में आता है तो वह प्रकाश सीधी रेखा में ना गमन करके उसके किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति को दिखाता है। आगे है हमारा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत 2 है, एक प्राकृतिक स्रोत एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारा, जुगनू, उल्का पिंड ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और आगे एक कृत्रिम स्रोत जिसमें बल्ब, एलईडी, ट्यूबलाइट और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब जो होता है एक कृत्रिम स्रोत है। और दूसरा जो स्रोत है और प्रकाश के स्रोत को हम प्रदीप्त कहते हैं और जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करेगा उसे अप्रदीप्त बोलते हैं। आगे है प्रकाश माध्यम। प्रकाश के गमन करने के माध्यम को 3 भागों में बांटे, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक पारभासी माध्यम। पारदर्शी माध्यम में जो होता है उसमें अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है जो कि प्रिज्म में होता है, लेंस में होता है और पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। अपारदर्शी में परावर्तन परिकिरण दर्पण में होता है क्योंकि जो दर्पण होता है वह अपारदर्शी होता है और उसका तीक्ष्ण छाया बनता है। और पारभासी जैसे कुहासा, धुआं, घिसा हुआ कागज ये सब में पारभासी माध्यम है प्रकाश का। आगे है किरण जो कि प्रकाश का पथ को दिखाता है और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला समानांतर किरण पुंज, समतल दर्पण से जो किरण पुंज निकलता है वह समानांतर किरण पुंज निकलता है, यह कांच या प्रिज्म के से निकलता है। अभी सारी किरण पुंज अवतल दर्पण से निकलने वाले किरण पुंज या उत्तल दर्पण में दोनों उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से निकलता है अभी सारे किरण पुंज, जिसमें कि किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है। अब सारे किरण पुंज उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से जब किरणों का समूह एक बिंदु से बहुत ज़्यादा किरण निकलते हुए प्रतीत होगा तो अब सारी किरण पुंज कहलाएगा। आगे है परावर्तन। परावर्तन जो होता है अगर किसी पारदर्शक पृष्ठ है, मतलब चिकना पारदर्शी नहीं अपारदर्शी पृष्ठ होगा तो उस पर किरण आएगा, यानी जो आपतित किरण होगी वो आएगा और उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, जिसे उसका परावर्तित किरण बोलेंगे। या बीच का अभिलंब है और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है उसे आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आर। इसे आई को आपतन कोण और आर को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण ए ओ जो हमारा यहाँ पे ए ओ है, ए और ओ है, परावर्तित किरण बी ओ तथा अभिलंब एन ओ समतलीय होगा। और दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा।
परिवर्तन किस प्रकार से होगा उस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, एक नियमित परिवर्तन और एक विस्तृत परिवर्तन। अगर प्रवर्तक पृष्ठ चिकना है तो उससे नियमित परिवर्तन होगा, और प्रवर्तक पृष्ठ मतलब टेढ़ा है तो उससे विस्तृत परिवर्तन होगा, या वक्र प्रवर्तक पृष्ठ से विस्तृत परिवर्तन होगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है। और नियमित परिवर्तन यहाँ पे दिखाया गया है हमारा। आगे है दर्पण। इसमें सबसे पहले है समतल दर्पण के बारे में, कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो किरण मतलब उसका जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु के दूरी के बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है, और वस्तु की ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है, और उसका आवर्धन +1 होता है। उसका उपयोग चेहरा देखने में करते हैं, और उसमें पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनेगा। आगे है हमारा गोलीय या परवलय दर्पण। इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ रहेगा उसे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहेगा उसे अवतल दर्पण कहेंगे। यहाँ पे उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का फिगर सही है, पर उत्तल दर्पण का हल्का गलत है। यहाँ पे जो रंगा हुआ पृष्ठ होना चाहिए वह पीछे वाला पृष्ठ रंगा हुआ होना चाहिए था। यहाँ पे जो आगे है, यहाँ पे जो सी है वह हमारा वक्रता केंद्र होगा, जो ये वाला केंद्र होगा वह वक्रता केंद्र, वह हमारा ध्रुव होगा, वह दर्पण का मध्य बिंदु होता है। आगे है वक्रता केंद्र। जिस गोले का केंद्र होता है मतलब जो जिस गोले से काटा जाता है दर्पण, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ए में यहाँ द्वारक है। पीसी हमारा मुख्य अक्ष होगा। एफ डैश यहाँ पे इसका मुख्य फोकस होगा। वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। उत्तल दर्पण में यह धनात्मक और अवतल दर्पण में ऋणात्मक। फोकस दूरी को f से लिखते हैं। उत्तल दर्पण में धनात्मक और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। f बराबर r/2 होता है, यानी जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। आगे है हमारा प्रतिबिंब। प्रकाशीय प्रतिलिपि को ही प्रतिबिंब कहते हैं। किरण का वास्तविक कटान से बनने वाले को वास्तविक किरण मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और यह उल्टा होगा। दर्पण के पीछे लेंस में पीछे बनेगा और दर्पण में आगे बनेगा। लेंस में धनात्मक होगा और दर्पण में ऋणात्मक होगा इसकी दूरी। आगे है अवतल दर्पण। उत्तल लेंस जो होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक कटान बिंदु से काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और यह सीधा होगा। दर्पण में पीछे बनेगा और लेंस में आगे बनेगा। और यह समतल दर्पण जो होता है वह उसमें यह बराबर आकार का बनता है। अवतल या उत्तल दर्पण में यह बड़ा आकार का बनता है, और अवतल दर्पण में यह बड़े आकार का बनेगा, और उत्तल लेंस में और छोटे आकार का इसे बनाने के लिए हम उत्तल दर्पण और अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे है दर्पण किरण आरेख। दर्पण का किरण आरेख समतल मतलब जो दर्पण का किरण आरेख यहाँ पे दिया हुआ है, ये उत्तल दर्पण में किरण आरेख है। पहले आगे यहाँ पे समतल दर्पण में संयुग्मी फोकस, अगर वस्तु ए पे है तो प्रतिबिंब बी पर, और वस्तु अगर प्रतिबिंब बी पर रहेगा तो प्रतिबिंब ए पर बनेगा और बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब दिखाया गया है जिसमें वास्तविक और बड़े प्रतिबिंब दिखाया। पहला अगर अनंत से कोई आ रहा है किरण तो वह हमारे फोकस पे आकर मिलता हुआ वहाँ प्रतीत होगा। यह हमारा उत्तल दर्पण का है, और ये भी उत्तल दर्पण का ही है कि अगर कोई अनंत और मतलब ध्रुव के बीच है तो वह ध्रुव और मतलब फोकस के बीच बनेगा। और इस काल्पनिक छोटा होता है, साइड मिरर में इसका उपयोग होता है, सरल दर्पण में, और दृश्य क्षेत्र बड़ा जिसका होता है उसमें उपयोग, दृश्य क्षेत्र जिसमें बड़ा का उपयोग करना रहता है उसमें इसका उपयोग होता है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग करते हैं। आगे है हमारा
अवतल दर्पण का किरण आरेख। अगर कोई वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। अगर कोई वस्तु हमारा अनंत और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब फोकस और मतलब अनंत और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और अनंत के बीच बनेगा। आगे है, अगर यहाँ पे भी वही दिया हुआ कि अगर वक्रता केंद्र पे है तो हमारा वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, तो ऊपर होना चाहिए था कि अनंत पे है तो उसका फोकस पे बनेगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें अगर फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है हेडलाइट में इसका और इसमें इसको बनाने के लिए हम फोकस और सी के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा एफ के बीच, एफ और अनंत के बीच। आगे है हमारा दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उसको अगर फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है। आगे चिन्ह परिपाटी। दर्पण में चिन्ह परिपाटी को हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी होता है उसी के अनुसार इसको भी देखते हैं। इधर जो मतलब P से इधर की दूरियाँ होगी और ऋणात्मक बाएं की दूरियाँ ऋणात्मक, दाएं की दूरियाँ धनात्मक, ऊपर की दूरियाँ धनात्मक और नीचे की दूरियाँ ऋणात्मक। आगे है अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब धनात्मक बनेगा। आगे है उत्तल। उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक, वस्तु मतलब वक्रता त्रिज्या धनात्मक, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी और वास्तविक प्रतिबिंब इसमें उत्तल दर्पण में नहीं बनता, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक बनेगा। आगे आवर्धन। आवर्धन जो है वह प्रतिबिंब की विशालता को बताता है। अगर उत्तल दर्पण में है तो वह हमेशा छोटा आवर्धन उसका कम, एक से कम आवर्धन होगा उसका, क्योंकि उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में एक के बराबर होगा क्योंकि उसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में एक से ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे है हमारा दिया हुआ आवर्धन सूत्र m बराबर माइनस v बटा यू और m बराबर v बटा यू, लेंस में v बटा यू होता है। आगे है हमारा अपवर्तन। यह पारदर्शी माध्यम में हमारा अपवर्तन होता है जो कि प्रकाश पथ के विचलन के कारण होता है। किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जो अभिलंब होगा वह जो होगा वह अभिलंब से जो आपतित किरण होगी वह दूर जाएगी और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की निकट होगा। आगे है हमारा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु सभी समतलीय होते हैं। यह अपवर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम है जो कि स्नेल का भी नियम है कि अपवर्तन कोण की जगह और आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह एक नियतांक होता है या स्थिरांक होता है। और आगे है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक जो कि निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है, जिससे कि सी बटा कोई सी यानी प्रकाश निर्वात में उसका वेग और किसी बटा उसकी वस्तु में वेग, सापेक्ष वेग को किसी वस्तु के सापेक्ष उसको मापा जाता है। जैसे यहाँ पे किसी ए वस्तु के सापेक्ष जी का निकाला गया तो भी ए बटा भी जी, इसी प्रकार से यहाँ पे निकाला गया है। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक बोला जाता है। आगे है यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है और फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे जो ये किरण है और ये किरण जो आ रहा है, इन दोनों को जो समानांतर दूरी होगी उसे हम पार्श्व विस्थापन बोलेंगे। और जो हमारा ओ और बी डैश वो निर्गत किरण होगा, मतलब जो यहाँ पे हमारा ये वाला जो किरण निकल रहा है वो निर्गत किरण और ये हमारा अपवर्तित किरण था और ये वाला जो था वो आपतित किरण था। यहाँ पे सबको मतलब लिखना छूट गया है। आगे है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
जब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री से कम होता है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और कोण का माप लगभग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लगभग 41 के आसपास दिया हुआ है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए अपवर्तन कोण जो हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है और ये सघन से विरल माध्यम में जाने पर बनता है। और हीरे का चमक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखता है। या परख नली, टूटी हुई जो परख नली होती है उसका चमकदार दिखना, पानी का बुलबुले का चमकना, मृग मिर्ची का जो कि लद्दाख या राजस्थान में देखने को मिलता है। मतलब आभासी, यहाँ पे आभासी पानी का आभास होने लगता है। आगे है लेंस। लेंस दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक, वस्तु का जो ऊंचाई होगा मतलब ऑब्जेक्ट का जो ऊंचाई होगा वह धनात्मक और वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक। उत्तल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु का जो ऊंचाई होगा वह धनात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक और मतलब जो प्रतिबिंब दूरी होगा वह भी ऋणात्मक होगा। यहाँ पे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पे फोकस पे है तो अनंत पे जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और अगर मतलब 2f1 और c के बीच होगा तो वह भी अनंत और 2f1 के बीच बनेगा। आगे है उत्तल लेंस में कि अनंत से आई किरणों का फोकस पे बनेगा। 2f1 पे है तो इधर 2f1 पे अगर कोई वस्तु है तो इस साइड 2f2 पर बनना चाहिए। और अगर 2f1 पे इस साइड सही यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और ये होना चाहिए कि अनंत और 2f1 के बीच है वस्तु तो फोकस और 2f1 के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर f1 और 2f1 के बीच प्रतिबिंब है तो उसका प्रतिबिंब मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब इस f2 के बीच, f2 और 2f2 के बीच बनेगा। आगे है यहाँ पे f1 के 2f1 पर है तो f तथा 2f के बीच बन रहा है। और अगर कोई वस्तु f1 और c के बीच रहेगा तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा। आगे है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं और किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस का जो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f और लेंस सूत्र जो होता है 1/f = 1/v - 1/u। आगे है प्रिज्म। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाएगा तो वह अपने अव्ययी 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो कि जिसका कि विचलन अधिक होगा। और विचलन सबसे अधिक होता है बैंगनी का और लाल का विचलन कम होता है। तरंग या चाल सबसे अधिक होता है लाल का और बैंगनी का सबसे निम्न होता है। और आगे है हमारा नीला जो है, आकाश का रंग नीला दिखने का यही कारण है, इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। खतरा के सिग्नल में R का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। और आगे है हमारा नेत्र दोष दिया हुआ है। इसका प्रकार है निकट दृष्टि दोष के। इसका कारण है कि मतलब जो इसका वक्रता मतलब लेंस की गोलाकार है वह छोटा हो जाता है तथा लेंस मोटा हो जाता है तथा इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाता है, लेंस छोटा हो जाता है तथा गोलक छोटा हो जाता है। इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में हम पश्चमावी पेशियाँ इसमें पश्चमावी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है तथा संवेदन क्षमता कम हो जाता है, जिसके लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं।
आगे है अविंदुकता। अविंदुकता जो होता है वह कॉर्निया दोष के कारण होता है। इसमें क्षैतिज या ऊर्ध्व नहीं दिखाई देता और इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग कर लेते हैं। वर्णांधता। वर्णांधता में किसी विशेष रंग नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं होता है, नहीं दिखता है और यह आनुवांशिक रोग है, यह लाइलाज है। रतौंधी। इसमें क्या होता है कि झिल्ली पड़ने लगता है, इसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जा सकता है। आगे है मानव नेत्र। मानव नेत्र का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह त्रिविमीय चाक्षुकी होता है और मतलब यह तीनों बीमाओं को देख सकता है, इस कारण इसे त्रिविमीय चाक्षुकी कहते हैं। यहाँ पे मानव नेत्र दिया हुआ है, जो कि ये वाला जो उसका है पुतली, ये जो यहाँ पे वाला भाग है वह पुतली है ये, और ये पश्चिमावी उसका नेत्र का पश्चिमावी पेशी है और यह जो लेंस है वह उत्तल लेंस है और ये हमारा रेटिना है, इसमें कचाव दर भरा हुआ रहता है। ये हमारा दृक् तंत्रिका है और ये हमारा कॉर्निया है जो कि नेत्र का ऊपरी परत है और इसमें नेत्रोद भरा रहता है कॉर्निया और हमारे नेत्रगोलक के बीच। आगे परितारिका, जो कि पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और जो परितारिका होता है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो आगे उसके बाद है सिलियरी पेशियन, जो कि नेत्र लेंस को फोकसित करता है तथा समंजन क्षमता को बढ़ाता है और घटाने का कार्य करता है। निकट बिंदु किसी नेत्र की 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है और इससे के बीच की दूरियों को दृष्टि प्रसार कहा जाता है। आगे नेत्रदान कौन नहीं कर सकता? एड्स से पीड़ित व्यक्ति, हेपेटाइटिस से, रेबीज से, ल्यूकीमिया से, टेटनस से तथा हैजा से पीड़ित लोग नेत्रदान नहीं करेंगे। एक आँख से कोई भी व्यक्ति 150 डिग्री 150 डिग्री देख सकता है और दोनों आँख से ही 180 डिग्री देख सकता है। आगे है हमारा यहाँ पे लैम्डा से प्रकाश की किरण का तरंगदैर्घ्य होता है। यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन को दिखाया गया है। उसके बाद है हमारा आवेश। आवेश को क्यू से लिखते हैं। यह एक भौतिक कारक है। विद्युत चुंबक के प्रभाव को यह उत्पन्न करता है। ये क्वांटीकरण सिद्धांत इस पर आधारित होता है। क्यू बराबर यहाँ पे एन होता है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁻19 कूलम और एक कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब अलग अलग आवेश होगा तो उसमें आकर्षण होगा और एक ही आवेश में प्रतिकर्षण होगा। आगे विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, या इकाई समय में जितना आवेश प्रवाह होता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे I बराबर Q/T होता है और 1 एम्पियर, और आवेश का विद्युत धारा का मात्रा 1 एम्पियर होता है और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। और एम्पियर विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापते हैं, जैसे कि परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। विद्युत विभव। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। विभव जो होता है उस विभव बराबर W/Q होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। विभव जो है उसे हम वोल्ट मीटर से मापते हैं और इसे परिपथ में 5 क्रम संयोजित किया जाता है। आगे है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है वो आप विद्युत परिपथ बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे तार, इस संधि वाला तार इस प्रकार से, और फांद वाला तार तार जो क्रॉसिंग होता है वह इस प्रकार से दिखाया जाता है। खुला स्विच इन दोनों टाइप से, खुला स्विच, बंद स्विच, इस प्रकार से लिखा जाता है। बैटरी या सेल, जो बैटरी होता है वो सेलों का समूह होता है। प्रतिरोध इस प्रकार से होता है और बल्ब जो होता है इस प्रकार का होता है। आगे धारण नियंत्रक या प्रतिवर्ती प्रतिरोध इस प्रकार का होता है। आगे है हमारा प्रतिरोध। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि
भौतिक अवस्था को नियत यानी यहाँ पे ताप को नियत रखने पर किसी परिपथ में जितना विद्युत धारा दिया जाएगा उसी के समानुपाती उसमें विभवांतर उत्पन्न होगा। तो V बराबर आई आर होता है यहाँ पे, और जो R है यहाँ पे प्रतिरोध है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट एम्पियर होता है। जो प्रतिरोध निर्भर करता है वह चालक की धातु किस प्रकार का है, चालक के तार की लंबाई, उसके मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यानी उसके मोटाई पर निर्भर करता है। अर्धचालक जो अधातु होता है वह विद्युत का चालन नहीं करता है। समूहन प्रतिरोधक समूहन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार से दिया गया है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध अधिक होता है, और समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन इस प्रकार से होता है जिसका समतुल्य प्रतिरोध निम्न होता है। आगे श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में मतलब विद्युत धारा समान बहता है पर सबका विभव अलग अलग होता है। इस कारण यहाँ पे इस प्रकार से निकलता है, और समानांतर में विभव समान होता है और विद्युत धारा अलग अलग होता है। आगे विद्युत शक्ति को P से लिखते हैं। विद्युत शक्ति बराबर होता है वाट पर वाट मतलब एक कार्य बटा समय। इसको P बराबर VQ बटा T या P बराबर VI बराबर मतलब V और P बराबर I² R भी लिख सकते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। विद्युत ऊर्जा यहाँ पे उसमें ये मान दिया हुआ है, ये जूल का तापन नियम है, H बराबर I² RT, जिसके अनुसार किसी परिपथ में तब तक ऊष्मा उत्पन्न होता रहेगा जब तक उसमें विद्युत धारा का वर्ग के समानुपाती होता है, तो उसमें बने उसका प्रतिरोध के समानुपाती होता है, तथा उसमें कितना समय तक विद्युत धारा दिया जाएगा उसके समानुपाती होता है। 1 किलोवाट घंटा जिसे 1 यूनिट कहा जाता है, इसके बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तापीय यंत्र, बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो होता है वह तापीय यंत्र द्वारा बनाया मतलब क्या विद्युत धारा के तापीय मतलब उसमें मान के द्वारा बनाया जाता है। इसका फिलामेंट जो होता है इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जिस कारण विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं तथा इसमें निष्क्रिय गैस भरते हैं। आगे जो है फ्यूज, यह एक सुरक्षा युक्ति है, यह भी उष्मीयता पर निर्भर करता है। ये लघु पतन से विद्युत परिपथों को बचाता है। आगे हीटर, यह नाइक्रोम के तार का बना हुआ रहता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। आगे चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसकी खोज ऑस्ट्रेट ने किया था, जो कि उन्होंने किसी चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था तो उसके पास अगर कंपास को ले गए तो कंपास का जो सुई था वो विक्षेपित होने लगा था। और आगे यहाँ पे दिया गया है कि दिक् सूचक जो होता है उसमें यहाँ पे आकर्षण मतलब अलग अलग ध्रुवों में आकर्षण होगा और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। जो दिक् सूचक का जो सुई होता है वह भी एक क्षार चुंबक होता है। किसी भी चुंबक के बाहर काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाएं बनती है तथा वह बंद वक्र होती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था तथा लेंज के नियम के अनुसार ये चलता है तथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही जनितर कार्य करता है। 11वां हमारा हस्त नियम, अंगूठा नियम मैक्सवेल का दिया हुआ है, जिसमें अगर हम किसी तार को अपने दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो अंगूठा जो हमारा है वह विद्युत धारा की दिशा और अंगुलियां जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताएगा। आगे है हस्त नियम, जो कि फ्लेमिंग का दिया हुआ है। दाएं हाथ की तीनों अंगुलियां तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को लंबवत रखा जाए तो अंगूठा जो होगा वह चालक की गति की दिशा और तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा तथा जो मध्यमा होगा वो धारा की दिशा। उसी प्रकार वाम हस्त नियम में भी यह उसी प्रकार का होता है। आगे है घरेलू परिपथ। घरेलू परिपथ में समानांतर क्रम में सभी चीज़ों को जोड़ा जाता है। जो लोड होता है मतलब जो भार होता है यानी प्रतिरोध जो होता है उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में MCB, फ्यूज, मीटर, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, सुरक्षा युक्ति, ये सब
जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे है घरेलू परिपथ में लाल तार को विद्युन्मय तार या गर्म तार कहा जाता है, काला तार को उदासीन तार, और जो भूसंपर्क तार होता है वह हरे रंग का होता है। आगे है विद्युत धारा। विद्युत धारा दो प्रकार से होता है, एक डिस्च धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। डिस्च धारा 12 वोल्ट पे कार्य करता है और प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट पे। डिस्च धारा का स्थानांतरण कठिन है और प्रत्यावर्ती की धारा का स्थानांतरण आसान है। डिस्च धारा जो होता है उसमें समान धारा बहता है और प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान बदलता रहता है। लघु पतन से अगर धन तार और ऋण तार मिल जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे लघु पतन हो सकता है। इससे बचाव के लिए हम विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, यह अतिभारण से बचाता है।